चलिए, बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ये बुक जो है द रिमाइंडर का, अगर जो बुक लेना चाहते हैं, मैं बता दूं कि जो है शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है, पोस्ट भी किया हुआ है, उसे जाके देख लेंगे। मैं बता दूं कि सभी को कमेंट का जवाब देना मुश्किल होता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सभी लोग बुक का नाम पूछते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि बुक जो है शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ है। जाइए मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए, उसमें बुक का पिक्चर दिया हुआ है, जाके ले लें और देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ले सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और फास्ट चलते हैं। टेबल को लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि टेबल की तरह बनाया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसके अनुमति से बनाई है? तो याद रखिएगा, शाह शुजा के नाम से बनाई है। मतलब शाह शुजा के अनुमति से क्या हुआ है, बंगाल के हुगली में कहिए, अंग्रेजों ने 1651 में क्या बनाया था, मतलब 1651 में क्या बनाया था, कोठी की अनुमति मिली थी तो बनाया था। अगर आपसे पूछे कब मुर्शिद कुलीर खां बंगाल का दीवान बना, तो 1700 में बना था, जो कि 1727 में जाके इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कैसे, तो देखिए 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुलीर खां का निधन के बाद किसने शासन किया? तो याद रखिएगा, शुजा-उद-दीन ने किया था। कौन किया था? शुजा-उद-दीन नाम है, याद रखिएगा, शुजा-उद-दीन ने शासन किया था मुर्शिद कुलीर खां के, याद रखिएगा, निधन के बाद। अगर आपसे पूछे अलवर्दी खां जो है कब बंगाल का नवाब बना, तो 1740 में बन गया था, याद रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अलवर्दी खां जो है कब बंगाल का नवाब बना था, तो 1740 में। अगर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कब की गई थी, तो 1733 में किया गया था। मतलब बिहार जो है, बंगाल, उड़ीसा, ये तीन को मिलकर जो है बंगाल प्रांत का जो है स्थापना हुआ था 1733 में। ठीक है, बंगाल के प्रांत की अगर बात करें तो तीन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखिएगा। अगर प्रांत पूछेगा तब कब बना, इसका हुआ था स्थापना, तो 1733। अलवर्दी खां ने किसे कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी? तो वो अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को नहीं दिया था अलवर्दी खां। ठीक है, किस लिए? किलाबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। अगर पूछे कि किस कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, तो याद रखिए, मराठों के आक्रमण के कारण क्या हुआ, अंग्रेजों को जो है देना पड़ गया था उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा, मराठों के आक्रमण के कारण। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला का नाम आता है, सिराजुद्दौला का नाम आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछेगा कि सिराजुद्दौला जो है कब बंगाल का नवाब बना, तो 1756 में बन गया था। मतलब 1756 में क्या बन गया था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया था। ठीक है, और भी सवाल बनेगा कि अंग्रेजों को किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून को, याद रखिएगा, 15 जून को 1756 ईस्वी को किस पर कब्जा कर लिया? तो फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया था। कौन कर लिया? सिराजुद्दौला ने कर लिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज किलाबंदी से नहीं हट रहे थे, इसलिए सिराजुद्दौला गुस्से में 15 जून 1756 को कब्जा कर लिया, विलियम्स, याद रखिए, फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया। अगर आपसे पूछे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से, याद रखिए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण लिया था? तो फुल्टा, याद रखिएगा, द्वीप में लिया था। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद, याद रखिए, सिराजुद्दौला से हारने के बाद फुल्टा द्वीप पर जो है जाना पड़ गया था, भागना पड़ गया था, शरण लेने पड़ गए थे, जाके वहाँ छुप गया था एक तरह से, ये कहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 1757 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1764, दो नाम सुने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 1757 जो कि प्लासी युद्ध के नाम से हम जानते हैं इसे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, 1757 में, मतलब 1757 में सिराजुद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव नाम है, तो इसमें क्लाइव द्वारा लिखा हुआ है। ब्लैक होल घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 में ही घटी थी, याद रखिएगा। तो 20 जून 1756 में क्या हुआ था? ब्लैक होल घटना घटा था। एक बात और देखिए, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे बनाया था? तो मानिक चंद को बनाया था।
मतलब कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए आधिकारिक रूप से किसे बनाया था? तो मानिक चंद को बनाया था। ये याद रखिएगा, कौन बनाया? सिराजुद्दौला। अगर बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? तो याद रखिए जगत सेठ के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर अगर पूछे तो जगत सेठ का नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे किसने घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया, तो मानिक चंद ही जो था, जो कि सौंप दिया था, जिसे मानिक चंद को कौन बैठाया था? सिराजुद्दौला बैठा था, जो कि धोखा दे दिया था और अंग्रेज को घुसाकर जो है घूस लिया था मानिक चंद और अंग्रेज को सौंप दिया था। अलीनगर की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757 को हुआ था। तो अलीनगर की अगर संधि की बात होगी तो याद रखिएगा 9 फरवरी 1757 याद रखिएगा, 1757 याद रखिएगा। अगर पूछे कि फ्रांसीसी बस्ती जो है चंद्रनगर को अंग्रेजों ने कब जीता? तो मार्च 1757 में जीत गया था, मतलब 1757 में जीते थे। कौन जीता था? तो फ्रांसीसी बस्ती जो है चंद्रनगर को अंग्रेजों ने जीत लिया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा 23 जून, याद रखेंगे 23 जून 1757 को जीता था। तो 1757 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 याद रखिएगा 1757 में हुई थी। अगर आपसे पूछे प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी की लड़ाई का सिराजुद्दौला तो एक तरफ से था ही, इधर से जो है रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि आप देखें पराजित किया था सिराजुद्दौला को। किसे 1757 मतलब 1757 में बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को बना दिया था। किसे बना दिया था? तो मीर जाफर को बना दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? तो मीर जाफर के पुत्र मीरान ने कर दिया था। मीर जाफर के पुत्र जो मीरान है वो क्या कर दिया था? सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया था। नाम आता है, फेमस है, याद रखिएगा। मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बन गया? तो 1760 में बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर कासिम बन गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा किसने देशी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? तो मीर कासिम जो है दिया था ये अधिकार। क्या दिया था? मीर कासिम दिया था, निःशुल्क व्यापार करने के लिए दिया था। ठीक है। तो मीर कासिम ने देशी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, मीर कासिम ने। अगर मेरा पहला वीडियो हिस्ट्री का देख रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये उस क्वेश्चन से संबंधित इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब इस क्वेश्चन को जो पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, इसलिए पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध अगर बात करें तो 1764 मैंने शुरू में बताया था, तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अब बक्सर का युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? लॉर्ड हेक्टर मुनरो बोलते हैं इसे, मुनरो ने किया था। मुनरो ने किया था, तो याद रखिए लॉर्ड हेक्टर का नाम आता है। हेक्टर मुनरो जो था, याद रखिएगा, अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, सेना का नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध में, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था कौन? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो मीर जाफर की जो मृत्यु हुई थी 1765 में हो गया था। जानते हैं, क्योंकि 1764 में तो आप जान ही रहे हैं कि सम्मिलित था। तो मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिए 1765 में हो गया था। अगर 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो नजमुद्दौला को बनाया गया था। नजमुद्दौला को बनाया गया था, ये पूछता है। ठीक है। 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो याद रखिएगा मोहम्मद रजा खां को बनाया था। तो मोहम्मद रजा खां को क्या बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया था 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है। लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां को क्या हुआ? टैक्स जो है कलेक्ट करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है।
याद रखिएगा लगान वसूलने के लिए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 1757 को बना दिया गया था, याद रखिएगा। और ये सबसे पहले लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव और सूरजवाला के बीच हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था, जो कि प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे किसने 1765 ईस्वी में बंगाल के द्वैत शासन की स्थापना की, तो क्लाइव ही किया था। तो द्वैत शासन की स्थापना कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव किया था, जो कि कब किया था, 1765 में। अगर आपसे पूछे कर्नल क्लाइव का गधा या शियार की संख्या किसने दी गई थी, तो मीर जाफर को दी गई थी। मतलब यहाँ पे देखिए संज्ञा देने, यहाँ पे लिखना चाहिए था जो है संज्ञा किसे दी गई थी, तो यहाँ पे संज्ञा कर दिया, ठीक है, सॉरी, संज्ञा किसे। तो कर्नल क्लाइव का गधा या शियार किसे कहा गया, ये शब्द है कौन किसे कहा गया, तो मीर जाफर को कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहिए या शियार किसे कहा गया, मीर जाफर को। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया, तो 1773 में पास किया गया था, जो कि हम पढ़े हैं, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अगर आपसे पूछे कि पीट एक्ट कब पास किया गया, तो 1784 में पास किया गया था। तो देखिए 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, पीट एक्ट आया था 1784 में, जो कि जो है 1784 में आया था। और कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1698 में हुआ था, जो कि 1698 में हुआ था, जो कि हम पहले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। भारत में अंग्रेजों की लूट जो है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हो गया था। एकदम डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछेगा। और पूछेगा कि डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था, डेनिश व्यापार जो करते थे उसका मुख्यालय कहाँ था, तो श्री रामपुर, याद रखिए श्री रामपुर, याद रखिए श्री रामपुर, याद रखिए श्री राम, याद रखिएगा, और पुर याद रखेंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी और जो मुंबई है, मुंबई प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया, मद्रास प्रेसिडेंस में और मुंबई प्रेसिडेंस, जिसे मुंबई बोलते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा किसने आरंभ की थी, मतलब प्रारंभ की थी, तो टॉमस मुनरो ने की थी। मुनरो का नाम आता है, टॉमस मुनरो, याद रखिएगा, जो कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी, आरंभ की थी, ठीक है। आपसे पूछता है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ये लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध जो है किन किन मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अगर भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुआ, तो बक्सर से युद्ध हुआ था, मतलब बक्सर से स्थापित हुआ, क्योंकि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये एक तरह से अंग्रेजों के लिए समझिए भाग्य खोल दिया था, मान के चलिए। क्योंकि देखिए 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय तो ये शुरुआत हो गया लूटपाट करने का, कब्जा करने का, ठीक है। अब बक्सर जो युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय से एकदम मजबूत एकदम हो गया था अंग्रेज, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्ष देखिए 1757 मतलब 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत कर ली थी, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर कर दिया था, जो कि हम शुरू में ही पढ़े हैं। तो 1757 में क्या हुआ, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, रॉबर्ट क्लाइव उसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की तरफ से, जिसे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, और उस समय से वो मजबूत हो गया था। और 1764 में तो समझिए आसमान छू रहा था अंग्रेज। 1793 मतलब 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया, तो याद रखिए जमींदारियों के साथ किया था। किसके साथ, जमींदारों के साथ जो है किया था। तो अगर आपसे पूछे कि 1793 जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल पर एक अस्थायी बंदोबस्त लाया था, तो याद रखिए जमींदारों के साथ ये करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त लाया था। अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए
अब अस्थाई बंदोबस्त है तो सहायक, अब आते हैं सहायक संधि जो कि इम्पोर्टेंट है ना। तो सहायक संधि अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि के सिद्धांत किस से संबंध था, तो याद रखिए लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है। तो सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पढ़े थे ना। अगर आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था जो कि 1757 में हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हो रहा था, उस समय याद रखिएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं जो है क्या थी? तो याद रखिएगा रेशमी सूती वस्त्र और नील थी। याद रखिएगा, तो रेशमी सूती वस्त्र और नील की हो रही थी। याद रखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन? हैदराबाद का निज़ाम था। मतलब अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो लाया गया था, उसे स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद के निज़ाम जी थे। याद रखिएगा, सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। याद रखेंगे, किनके बीच संपन्न हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये हुआ था, इसीलिए इसे सुगौल की संधि कहते हैं। सुगौल की संधि जो है 1816, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, किस मिसल से संबंधित है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? शुकर चकिया से संबंधित है। शुकर चकिया से संबंधित है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, तो अगर आप पूछे महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी, ये याद रखिएगा। और जो रंजीत सिंह थे मिशर से संबंधित थे, तो शुकर चकिया से संबंधित थे। अगर आपसे पूछते कि रंजीत सिंह जो थे, ठीक है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अपना कब्जा कर लिए थे, तभी इन्हें महाराजा की उपाधि धारण कर ली। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। तो शाह शुजा का नाम बहुत बार सुने होंगे, शुरू में भी पढ़े। तो याद रखिएगा, कोहनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किए थे? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। कौन? महाराजा रंजीत सिंह। अगर आपसे पूछे महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो याद रखिए अमृतसर विजय अभियान में हुआ था। तो जमजमा नाम का एक तोप था जो कि महाराजा रंजीत सिंह को जो है विजय अभियान में मिला था, एक तरह से फलस्वरूप उस समय प्राप्त हुआ था। तो अमृतसर के विजय अभियान में ये प्राप्त हुआ था, जिसका नाम है जमजमा। अगर सवाई राजा जयसिंह की बात करते हैं तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखिए दिल्ली में। तो जंतर मंतर है कहाँ? दिल्ली में। और जंतर मंतर किसके द्वारा किया गया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया है स्थापित, ऐसे याद करिएगा। किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में चुनौती दी थी? तो रंजीत सिंह ही दिए थे, जो कि रंजीत सिंह जो है जंतर मंतर स्थापित किए थे दिल्ली में। और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि 19वीं शताब्दी में मजबूत सत्ता स्थापित किए थे, अंग्रेजों के सामने चुनौती दिए थे अपना सत्ता मजबूत करके। सैनिक संगठन की बात करें तो सैनिक संगठन में खालसा दल की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह ने किए थे। कपूर सिंह का नाम आता है, क्या आता है कि खालसा दल का स्थापना किए थे। सैनिक संगठन है जिसका नाम खालसा दल था। ठीक है, वो उधर मत चले जाइएगा, सिख गुरु में बाद में बताएंगे। तो खालसा दल की स्थापना कौन किया? कपूर सिंह का नाम आता है। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें फिर से आइए महाराजा रंजीत के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, नाम ही है खड़क सिंह। तो खड़क सिंह जो थे क्या थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी माने जाते थे खड़क सिंह।
किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकें? तो राजा सवाई जयसिंह ने किया था। तो याद रखिए जंतर मंतर भी सवाई जयसिंह का नाम आता है ना। जिज मोहम्मद शाही एक नामक जो है पहाड़ों का समूह बनाया था जिसमें खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते हैं लोग, तो वो बनाने वाले कौन? राजा सवाई जयसिंह का नाम आता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक अगर पूछे तो बालाजी विश्वनाथ का नाम आएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगम। श्रीरंगम मतलब श्रीरंगपट्टनम में था, याद रखिएगा टीपू सुल्तान का राजधानी। अगर आपसे पूछे किसने श्रीरंगम, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम को बोलते हैं, ठीक है। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठों ने किया था। सबसे ज़्यादा मराठा किया है अंग्रेजों से, समझ जाइए, भगाने में, ठीक है। किसने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति की प्राप्त हुआ था? टीपू सुल्तान ही ऐसा था जो कि वीरगति को प्राप्त हो गया था। किससे? अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हो गया था, 1799 इसमें में कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था, जिसका राजधानी भी इसका टीपू सुल्तान का था। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। मृत्यु भी हुआ कब हुआ? 1799 में। भारतीय शासकों में कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो टीपू सुल्तान किया था। टीपू सुल्तान क्या था ना कि याद रखिएगा एक आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, जो कि टीपू सुल्तान का नाम आता है। ब्रिटिश के साथ वेशिन की संधि पेशवा में से किसने की थी? तो बालाजीराव द्वितीय ने किया था। तो याद रखिए वेशिन की संधि हुई थी जो कि अंग्रेज और पेशवा के बीच हुआ था, जो कि पेशवा में कौन? बाजीराव द्वितीय का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बोडयार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के रियासत के थे, याद रखिएगा, मैसूर के रियासत के थे। तो बोडयार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के रियासत के थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के जनक थे? तो कोवाल्ट नहीं, सॉरी मैं भी क्या बोल देता हूँ, ये है कोलवर्ट का, ठीक है, कोलवर्ट का। तो अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक अगर आपसे पूछे तो कोलवर्ट का नाम बता दीजिएगा। वास्को डी गामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा कब की थी? तो 1502 में किया था। मतलब वास्को डी गामा जो है दूसरा बार भी भारत आया था। पहला बार तो आप जानते ही हैं, अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो 1498 की बात होती है, जिसे दूसरी बार अगर पूछे तो 1502 बता दीजिएगा। अंग्रेजों ने डचों को भारत में आखिरी अधिकार क्षेत्र से कब बेदखल कर दिया, मतलब हटा दिया, लड़के भगा दिया? तो याद रखिए 1759 में भगा दिया था, मतलब 1759 में भगा दिया, बेदखल कर दिया, ठीक है। भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो 21 दिसंबर जो है 21 दिसंबर, याद रखिएगा 21 दिसंबर 1600 में की थी, याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, अगर फैक्ट्री बनाने की बात होगी तो 1608 होता है, ठीक है। और अगर पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात होगी तो 21 दिसंबर 1600 में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर बोलिएगा सर इसमें अलग दे रहा, उसमें आंकड़े अलग नहीं देते हैं, आंकड़े वही है, बस थोड़ा सा पॉइंट का चेंज होता है, ठीक है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरा पहला वीडियो देखिएगा तो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के वीडियो से, ठीक है। अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल जो थे एक बोले थे कि 163 में है मुख्यमंत्री का, तो दोनों में मुख्यमंत्री का 163 164 दोनों में है। 64 में नियुक्त की बात करता है और 63 में क्या है, नियुक्त के साथ क्या है, उसके अंतर्गत जो विषय की बात करता है मुख्यमंत्री का, तो सेम ही है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही कोई देगा। तो उसी तरह इसमें भी है कि 21 दिसंबर 1600 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उद्देश्य रखा था, ठीक है, याद रखिएगा ये होता है। और 1608 अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो इसमें आप मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, तैयारी बेस्ट चाहते हैं तो। अंग्रेजों ने किसे परास्त किया, मतलब परास्त मतलब हरा कर 1612 ईस्वी में
भारत में सूरत पर अपना अधिकार जो है स्थापित किया तो पुर्तगालों को। तो याद रखिए अंग्रेजों ने पुर्तगालों को हरा दिया था 1612 ईस्वी में और सूरत पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज याद रखेंगे, ब्रिटिश। भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था कौन? पांडिचेरी। अब देखिए इसको भी समझिए कि निपटा ही देगा, याद रखिएगा। तो भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है पांडिचेरी को। अगर आपसे पूछे अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ट की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में ही कर दिया था। तो आपसे इसमें 3 सवाल बना। कलकत्ता में क्या है? विलियम फोर्ट है। कब स्थापित किया? तो 1700 में। क्यों किया? क्योंकि ये आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए अंग्रेज ने खुद किए थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो अलीवर्दी खां का, जो कि सबसे ऊपर हम पढ़े हैं इसके बारे में। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। तो पटना एक हत्याकांड हुआ था, उस समय जो है मीर कासिम जो है नवाब था बंगाल का। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ही किया था। मतलब जो है ना मुर्शिदाबाद से ले जाके चला गया बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दिया, जो कि मीर कासिम ले गया था अपना राजधानी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया। तो याद रखिए भारत में कब समाप्त किया गया? तो 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत में समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हटा दिया गया था 1858 में ही। ठीक है, 1858 में। बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो कंपनी के निदेशकों द्वारा होता है। तो कंपनी के निदेशकों द्वारा क्या होता था? बंगाल के प्रेसिडेंट का अध्यक्ष निर्वाचित होते थे। भारत में अंग्रेजी जो राज्य हैं, राज्य की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा था कौन? हैदर अली था। सोचिए भारत में अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक जो तो शुरुआती अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है हैदर अली। ठीक है। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले से क्या है अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी? तो हैदर अली ही बोला था। मतलब अकाट कहने का मतलब अपने उस क्षेत्र से उसे निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी निकाल देगा, ये कहने का मतलब था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया था, तो सर आयर कूट हरा गया था। सर आयर कूट का नाम इसलिए आता है क्योंकि हैदर अली हारने वाला नहीं था, जिसे हराने वाला का नाम तो भाई चर्चित होना चाहिए ना। तो वो है सर आयर कूट, जो कि कौन सा युद्ध नाम है इसका? तो पोर्टो नोवा युद्ध का नाम आता है, याद रखिएगा। देखिए भारत के पश्चिम तट पर किस स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी? तो कन्नूर पर थी। आपसे पूछेगा भारत के पश्चिम तट पर कौन सी फैक्ट्री थी? तो याद रखिए अंग्रेजी फैक्ट्री खुली थी, जिसका जो स्थान अगर पूछे तो कन्नूर में, याद रखिए कन्नूर जगह पे। अगर आपसे पूछे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का किसने साथ दिया था? तो याद रखिए मोहनलाल और मीर मदान ने साथ दिया था। तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था ये 1757 में, सिराजुद्दौला के साथ देने वाले मोहनलाल और मीर मदान थे। अगर पूछे काल कोठरी की घटना घटित कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में ही ये ऐसी घटना होती है। तो काल कोठरी की घटना जो घटित हुई थी वो कलकत्ता में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल काल कोठरी, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, यहाँ देखिए ब्लैक होल को ही काल कोठरी पढ़ते हैं, जो कि शुरू में पढ़े थे ब्लैक होल, दुर्घटना घटित हुई थी, सिराजुद्दौला के समय ही घटना हुई थी। अगर डेट पूछे तो 1757 बता दीजिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर कब आया था? तो 1765 में आया था। शुरू में तो आप जान ही रहे हैं जो कि सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि पुनः गवर्नर बन के आया था, तो ये 1765 में। उस समय जब क्लाइव बना था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, और ये इस समय आया था तो बंगाल का जो है गवर्नर बन के आया था। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय जो व्यक्ति हैं को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो राजा सिताब राय को नया दीवान नियुक्त किया था बिहार का, याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव किया था। ठीक है, राजा सिताब राय को।
अब देखिए इस सवाल को पढ़िएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा धुंधला है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन जब वो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और भी लिंक अगर आपको ज़्यादा जानना है ज्योग्राफी का, आपको फिर से पढ़ना है या पॉलिटिकल का, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है तो वो भी प्लेलिस्ट बनाओ, जाके देख लीजिएगा। प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एम हर्ट्स। एम क्या है नाम इसका? एम हर्ट्स्टर का नाम आता है। तो लॉर्ड, इसे अच्छे से लिख दूं तो देखिए, प्रथम बर्मा युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो याद रखिएगा लॉर्ड एम हस्टर का नाम आता है। एम हस्टर बोलते हैं, एम हस्टर का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछें अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच एक संधि हुई, किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ये पूछता है। तो अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच एक संधि हुई जिसे लॉर्ड कर्जन के समय माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम द्वितीय युद्ध बर्मा, तो आप जान गए उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एस्टमर था, लेकिन द्वितीय जो बर्मा युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा, प्रथम अगर पूछे तो लॉर्ड एम हटर्स बोल दीजिएगा, और द्वितीय अगर पूछे तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी का नाम बता दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय में था, द्वितीय बर्मा युद्ध में लॉर्ड डलहौजी था। देखिए 2 अक्टूबर 1838 ईस्वी को अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी। अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिया था कौन? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। कब किया था? तो 1838 में, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1838। किस एक्ट द्वारा विजय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की थी? तो पिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। अगर पूछे तो पिटिश एक्ट जो इंडिया आया था उसके द्वारा क्या हुआ था कि विजय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की गई थी। तो इसके जो है इस एक्ट को याद रख लीजिएगा, पिटिश इंडिया एक्ट। अगर आपसे पूछे किस राज्य का विलय डलहौजी के कुशासन के आरोप में किया गया? तो अवध को किया गया था। मतलब कहने का जिनका वंशज नहीं होगा, हड़प नीति जिसको कहते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसे कुषाण के आरोप में कर दिया गया था। मतलब कुषाण कहने का मतलब कि जिसका वंश नहीं है उसको अपने में मिला लो, याद रखिएगा। तो वही नीति था तो जो में अवध को कर दिया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया था? मतलब एक ऐसे राज्य को मिलाने की बात हो रही थी, उस समय डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टरों ने क्या किया कि निरस्त कर दिया कि इसे नहीं होगा। तो वो था करौली। करौली जो है, करौली राज्य को विलय नहीं हो पाया था, याद रखिएगा, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये फेल हो गया था एक तरह से डलहौजी का। दार्जिलिंग को किसने भारत में सम्मिलित किया? तो लॉर्ड डलहौजी का ही नाम आता है कि दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर दिया गया था। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया? तो नेपियर ने मिलाया था। नेपियर ने क्या किया था भाई? तो नेपियर ने क्या किया कि सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, विलय कर लिया था। सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो याद रखिए उस समय अगर गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखिए लॉर्डर, किसका? लॉर्डर एलन बरो का नाम आता है। एलन बरो का नाम आता है। तो अगर आपसे पूछे कि एलन बरो के समय क्या हुआ था कि सिंध का विलय हुआ था अंग्रेजी राज्य में, जिस समय गवर्नर जनरल यही था कौन? लॉर्ड एलन बरो। मिलाने वाला कौन था? नेपियर। याद रखिएगा, जीत कर मिलाया कौन? नेपियर, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो, याद रखिएगा। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का वचन किसने दिया था? तो महारानी विक्टोरिया ने दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का एक वचन दिया गया था जिसे टूट गया एक तरह से था, महारानी विक्टोरिया ने दिया था। ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? तो याद रखिएगा बटलर कमेटी की बात करते हैं, तो बटलर कमेटी नियुक्त हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस जाट नेता को अपनी योग्यता के कारण जाट जाति का प्लेटो पुकारा गया? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है सूरजमल को। सूरजमल को क्या कहते हैं? जाट जाति के प्लेटो कहते हैं। राजा रंजीत सिंह ने
राजा रणजीत सिंह ने किससे अमृतसर की संधि जो है 25 अप्रैल, याद रखिए 25 अप्रैल 1809 में की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी, याद रखिएगा। तो राजा रणजीत सिंह ने किससे जो है अमृतसर की संधि की थी, तो 25 अप्रैल 1809 में ये बात हो रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये किया गया था। ठीक है। विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में किसने जयपुर की स्थापना की, तो याद रखिएगा सवाई राजा जय सिंह ने किया था। तो सवाई राजा जय सिंह जो थे विज्ञान और कला के केंद्र को समझते हुए जयपुर का जो है स्थापना कर दिए थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लॉर्ड बेलेजली नाम एक बार सुने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। लॉर्ड बेलेजली ने अपने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1798 ईस्वी में निज़ाम के साथ, मतलब निज़ाम कौन है, हैदर अली के निज़ाम के साथ सहायक संधि की, तो याद किया किस लिए किया था, तो मैसूर में टीपू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये नीति अपनाया था, याद रखिएगा। तो सहायक संधि किसके समय आया, लॉर्ड बेलेजली, याद रखिएगा। ठीक है। किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, ठीक है, और उसका सदस्य बना, तो याद रखिए फ्रांसीसी क्रांति के जो है प्रभावित होकर, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ये जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें में कौन विजयी हुआ, तो याद रखिएगा हैदर अली हुआ था और बहुत ही तगड़ा था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली जीता था। तो याद रखिएगा कब जीता था, तो 1767 से लेके 1759 के बीच ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से लेके 69 तक हुआ था, जो कि इसमें विजय हुआ था हमारा हैदर अली हो गया था। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु की अगर बात करें तो 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। किस युद्ध के दौरान हुआ था ये पूछ दिया है आपसे, तो बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो 1782 के समय मृत्यु हुआ, मतलब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। तो याद रखिएगा हैदर अली की जो युद्ध में मृत्यु हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, प्रथम में नहीं, प्रथम में तो अंग्रेज को पानी पिला दिया था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अगर गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो वारेन हेस्टिंग बता दीजिएगा। टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जाने का क्या राजनीतिक महत्व था, तो यह फ्रांस और टीपू की मैत्री का प्रतीक माना गया था। तो एक मिनट, टीपू और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष एक लगाना शुरू किया था, तो ये कारण क्या था, राजनीतिक महत्व क्या था कि यह फ्रांस और टीपू की मैत्रिता की बात करता था, मतलब प्रतीक चिन्ह माना जाता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में याद रखिएगा 17 मार्च 1784 में जो है मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। यह संधि जो है किनके बीच संपन्न हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 17 मार्च 1784 में हुआ था, जिसको मैंगलोर की संधि कहते हैं। ठीक है, मैंगलोर की संधि माना जाता है। मैंगलोर की संधि जब संधि के बाद जो है समाप्त हो गया था, तो इस संधि के बीच जो संपन्न हुआ था, तो किनके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। देखिए टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच कौन सी हुई संधि, मंगलोर की संधि, जो कि 17 मार्च 1784 में, जिसका द्वितीय आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ था ये संधि के बाद। किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया, तो फ्रांसीसी की क्रांति के जो है क्रांति हुआ था उसके प्रभाव से ये जो है प्रभावित हुआ था, उसी में ये क्लब की स्थापना कर दिया था कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है। अगर पूछिए आपसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें कौन विजय हुआ था, तो हैदर अली हुआ था, जो कि 1767 में हुआ था से लेके 97 की बात करता है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पे पढ़ना था, सॉरी। ठीक है, टीपू सुल्तान, हाँ ये पढ़ना था आपको। देखिएगा यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1700
मतलब 1784 में हुआ था, जो कि 17 मार्च 1784 में, जो कि मंगलोर की संधि के बाद समाप्त हो गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था, किस संधि के बाद समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि में। तो ये संधि जो हुआ था किसके किसके बीच संपन्न हुआ, यही सवाल आपसे पूछा। तो बताइएगा, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये संबंध, जो कि मंगलोर की संधि कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, यह किसका अत्यंत प्रिय युक्ति कहिए, मतलब वचन था? तो टीपू सुल्तान का था। यही टीपू सुल्तान का कहने का मतलब ही था कि भेड़ की तरह जो लंबी जिंदगी जीना है उससे अच्छा है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, याद रखिएगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया गया था तीसरी जो है आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए किया गया था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जो है फरवरी 1792 मतलब फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर कर टीपू को संधि के लिए मजबूर किया? तो कर्नवालिस ने कर दिया था। तो देखिए, रंगपट्टनम का किला जहाँ टीपू सुल्तान रहता था उस समय जो है मजबूर कर दिया था टीपू सुल्तान को संधि करने के लिए, तो वो था कर्नवालिस करने वाला अंग्रेज था, याद रखिएगा, जो कि 1792 में कर दिया था। ठीक है, कब्जा कर लिया था एक तरह से। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये कर्नवालिस ही करवाया था, ये भी मजबूरी में करवाया गया था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था। तो अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह अगर पूछे तो अकबर द्वितीय का नाम जरूर लीजिएगा। ठीक है, किसका लीजिएगा? अकबर द्वितीय का नाम जरूर लीजिएगा। अगर आपसे पूछते कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया तो हुगली में किया गया था, ये याद रखिएगा। भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह द्वारा दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किसने छीना? तो अंग्रेजों ने छीन लिया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक केंद्रों में कौन सा भारतीय और यूरोपीय व्यापारों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो मछलीपट्टनम। यहाँ पे देखिए, मिलन स्थल के रूप में अगर पूछे थे आपसे कि व्यापारिक केंद्रों में कौन सा भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों का मिलन स्थल पूछे, व्यापार के मामले में भारत और यूरोपीय की बात करें तो वो मछलीपट्टनम जगह है, उस स्थल को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी जो कंपनी स्थापित हुई थी वो कोलवर्ट ने किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो पिपली में किया था। कहाँ किया था? पिपली में किया था। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी में आए थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो चार्ल्स ग्रांटन ने। चार्ल्स ग्रांट नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या रखा था कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपसे और सवाल की बात करें तो भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में, उसका नाम क्या था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। अगर भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मकायो के समय में क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं लॉर्ड मकाये को, और लॉर्ड मेयो को हम जानते हैं प्रथम जनगणना के रूप में। आपसे पूछेगा भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था बॉम्बे से थाने के बीच हुआ था, जो कि 1853 में हुआ था, ये आप सब जानते हैं। अगर आपसे पूछे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत में जो भारत के मध्यम के रूप में अगर पूछे अंग्रेजों की वकालत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले का नाम आता है। अगर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी, तो 1835 के मैकाले
के मिनट से रखी गई थी। मतलब 1835 के जो है, याद रखिएगा 1835 के मैकाले के मिनट से रखी गई थी, ये नींव रखी गई थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली। अगर आपसे पूछे भारत के वायसरायों में किसके काल में इंडिया पेनल कोड, सिविल जो है प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगर इंडियन पेनल कोड की बात हो या सिविल प्रोसीजर कोड की बात हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्नवालिस को याद रखिएगा। न्यायिक संगठन की अगर बात करेंगे तो कर्नवालिस का नाम आएगा। और पूछता है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है। और रेल का भी शुरुआत का नाम इसी के नाम आता है, लॉर्ड डलहौजी के नाम से आता है। बंगाल में इस्तामरारी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। तो पूछेगा परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा। अगर पूछे राज्य अपहरण नीति मतलब डॉकेंट्री ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति कहते हैं उसको, का महान समर्थक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। याद रखिएगा हड़प नीति का काम यही किया था। हड़प नीति, जिसे डॉकेंट्री ऑफ लैप्स कहते हैं, के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा, ये 3 जो है किया गया था कब्जा लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी ने किया था हड़प नीति, इसी को कहते हैं जिसे इंग्लिश में डॉकेंट्री ऑफ लैप्स कहते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसीलिए तो चाहता था कि गोद लीजिएगा तो वंश तो बढ़ ही जाएगा, इसलिए वंश को रोकने के लिए। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अगर सिविल सेवा की बात करें तो लॉर्ड कर्नवालिस, और सती प्रथा का अंत या ठगी समाप्त करने के लिए बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। अब सवाल बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर आपसे पूछेगा भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड मेयो का नाम आता है। तो वित्त मतलब भारत के वित्त के विकेंद्रीकरण का अगर बात करें तो किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। जो कि हम पॉलिटिकल में पढ़े थे, वित्त के विकेंद्रीकरण कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से ही लिए थे। तो अंग्रेज ने ही शुरू किया था, जो कि लॉर्ड मेयो का नाम आता है। याद आ रहा है? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगर पढ़ते रहेंगे तो। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। अगर प्रथम वायसराय अगर पूछ दे तो लॉर्ड कैनिंग का नाम बताइएगा। भारतीय स्थानीय स्वशासन, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कौन था? तो याद रखिए लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का नाम आता है, जिसे आगे चल के हम लोग जो पॉलिटिकल में लास्ट में पढ़े हैं पंचायत, इसी के नाम से जोड़ा गया है। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत, तो लॉर्ड रिपन का नाम आता है स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, अगर आप पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने ही किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते, इसलिए गड़बड़ होता है। अगर आपसे पूछे द्वैत शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। अगर पूछेगा द्वैत शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स को जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि किस इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल में, द्वैत शासन था, द्वैत बोलते हैं इसे, शासन काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो याद रखिएगा वो देने वाले व्यक्ति थे के.एम. पनिकर। कौन है? के.एम. पनिकर का नाम आता है। अगर पूछे किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो याद रखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का बने थे, याद रखिएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखिएगा बने थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स बना था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने मतलब बना था। ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च यहाँ पे मिट गया है, र मिट गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिटस इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था पारित किया था? तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सहायक संधि। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य के मतलब लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए था, वेलेस्ली हो गया है, ठीक है, वेलेस्ली हो गया है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए आवाज आएगा बारिश का, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति अगर पूछे, रिंग फेंस पॉलिसी अगर पूछे आपसे, किस गवर्नर से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखिएगा 1856 में ये पारित किया था, ठीक है। पुनर्विवाह। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकार जो हरन सिद्धांत था, डोकेंट्री ऑफ लैप्स बोलते हैं उसको, का सर्वप्रथम रियासत बनी कौन थी? तो सतारा बन गया था। कौन बन गया था? सतारा का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अफगानिस्तान के संबंध में जो होता है मास्टरली, ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, कि नीति किसने अपनाई थी? जिसे बोलते हैं अक्रमण्यता, जिसे सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। भारत में पाश्चात्य शिक्षा जो 1835 ईस्वी में किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने आरंभ की थी। हर ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, शिक्षा की आरंभ कौन की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। पाश्चात्य शिक्षा की जो है शुरुआत कौन किया था 1835 में? मैकाले ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। जैसे 1 नवंबर 1858 मतलब 1858 की बात अगर करें को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था। तो कौन सुनाया था घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 में। अगर आपसे पूछे प्रथम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो याद रखिए 1861 में पारित हुआ था और ये लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो है पारित हुआ था, ठीक है। एक सवाल बनता है कि 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे आर्मस एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। तो आर्मस एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लीटन के समय में ये पारित हुआ था। अगर आपसे पूछे लॉर्ड लीटन की प्रक्रिया जो प्रतिक्रियावादी जो नीति थी क्या परिणाम हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ? तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। अगर पूछे आपसे कि लॉर्ड लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ, तो याद रखिएगा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज आते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा दिन में रिकॉर्डिंग करता हूं तो आसपास रोड है और आसपास लोग चिल्लाते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। कोशिश करूंगा कि रात में कर दूं रिकॉर्डिंग जिससे आपको फायदा हो। मैं कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता अभी, ठीक है। सिचुएशन अलग अलग होते हैं जो कि समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो याद रखिए लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कर्जन की भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो लॉर्ड लीटन लॉर्ड कर्जन ने भूमिका निभाई थी। क्या निभाया था भाई? तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अगर पूछा जाए कि कौन ऐसे वायसराय थे या किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। किसके काल में या किसके काल जो समय है इल्वर्ट बिल विवाद घटना हुआ था? तो लॉर्ड रिपेन के समय ही ये जो इल्वर्ट जो बिल हुआ था उस विवाद हुआ था उस समय, तो लॉर्ड रिपेन के समय हुआ था, ठीक है। अगर पूछे इल्वर्ट बिल विवाद संबंधित क्या है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछेगा इल्वर्ट बिल विवाद जो है किसके समय हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ। इल्वर्ट बिल विवाद जो है संबंधित किससे है? तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है,
है ना। अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, तो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था, क्योंकि इकोनॉमिक क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा था। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा था। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया। डाक का भी अगर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी के समय बोलता क्या है, आप पढ़े हैं ऊपर वाले लाइन, है ना, याद रखिएगा। जो कि 1 साल का अंतराल है। अगर मान लीजिए 1853 में ये हुआ था, क्या हुआ था, रेल लाइन बिछी थी, तो 1854 में क्या बैठा था, डाक आया था, याद रखिएगा, डाक की भी व्यवस्था हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई, तो जॉर्ज क्लार्क ने। देखिए किसके समय में आया अगर पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी करवा दीजिएगा। कौन ये काम करवाया, तो लॉर्ड डलहौजी कहिएगा। लेकिन अगर किसके समय में बिछाई, मतलब किसने बिछाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी आप हो जाएगा क्लियर। लेकिन किसने बिछवाई, इसका काम कौन किया, तो ये किया था जॉर्ज क्लार्क। दोनों क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर बात करें का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। तो दादा भाई नौरोजी का काम जो था ये बहुत ही फेमस था कि अगर भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन की बात करें, सिद्धांत का प्रतिपादन देने वाले या प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की है वह किसके बीच थी, तो याद रखिए कलकत्ता और आगरा के बीच थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई, तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई, जो कि मैंने क्लियर कर दिया था। तो प्रथम रेलवे लाइन अगर पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। किसने बिछाई अगर पूछ दे तो जॉर्ज क्लार्क बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत से ब्रिटेन की जो संपत्ति का अपवहन होता है, ड्राइन ऑफ वेल्थ का बात करते हैं, का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। किसका आता है, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच शुरू की गई, तो कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू किया गया। तो कलकत्ता और आगरा के बीच क्या शुरू किया गया, 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा टेलीग्राफ शुरू किया गया। 1853 में ही डेट याद रखिएगा मेंशन कर देता है, रेलवे लाइन भी शुरू हुआ था। और याद रखेंगे कभी कभी 1854 दे देता है, तो ये दोनों में से एक ही देगा टेलीग्राफ के मामले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदारों ने प्राप्त किया था। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदारों ने प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, सूती वस्त्र का अगर पूछे तो बॉम्बे बता दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई, तो 22 मई 1793 में लागू हुआ। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में लागू हो गया था। रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से कौन संबंधित है, तो सर टॉमस मुनरो है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से कौन संबंधित है, तो सर टॉमस मुनरो है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1820 में लागू की गई थी। ठीक है, तो 1820 में क्या हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगर आपसे पूछ दे पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, तो 1822 में की गई थी। ठीक है, तो पहली बार अगर आप पूछते हैं औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा जो है कब लागू की गई, तो 1822 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, 1822 बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो हम जानते थे कि बिहार को जाना जाता है सबसे ज़्यादा अफीम के मामले में अंग्रेजी शासन में। अगर आपसे पूछे नील कृषकों की दुर्दशा पर जो लिखी गई पुस्तक है
नील दर्प किनका है? तो दीनबंधु मित्र का है। ठीक है, ये भी क्लियर। अगर आपसे पूछे अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा भगवान कहाँ लगाए गए थे, तो याद रखिएगा वायनाड जनपद में लगाया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा भगवान कहाँ लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में लगाया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड मियो के समय में ये जनगणना हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्रता विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो भारी उद्योगों का अभाव था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार के लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत जो है राज्य को देना तय किया गया है, तो याद रखिएगा 89% रखा गया है। कितना? 89% रखा गया है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंट व बम्बई प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो रैयतवाड़ी चालू हुई थी या बंदोबस्त जो लागू हुआ था, वो लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंट और या कहिए मुंबई प्रेसिडेंट, ठीक है, द्वारा। याद रखिएगा अंग्रेज के द्वारा जो है रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू हुआ था मद्रास प्रेसिडेंट और मुंबई प्रेसिडेंट्स पे एक तरह से लागू हुआ था। एक तरह से कहने का मतलब नहीं, लागू हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस ब्रिटिश गवर्नर ने कहा कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? तो विलियम बेंटिंक ने कहा था। विलियम बेंटिंक ने कहा था भारतीय बुनकर के बारे में, मतलब बड़ाई किया, तारीफ किया और क्या। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। तो 1833 का चार्ट एक्ट के तहत ये किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र के तहत कहा जाता है, जो कि 1854 में कहा जाता है। ठीक है, तो वुड के घोषणा पत्र के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे सवाल है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसे? तो चार्ल्स ग्रांट को क्या कहते हैं? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो 1850 में हो गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। किसने भारत में रेलवे लाइन की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ था? तो रिसरा एक जो है पटसन है जो कि मिल स्थापित हुआ, हाँ, बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल उस समय होता था, याद रखिएगा। तो पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, रिसरा नाम है मिल का, जो कि बंगाल में है। ठीक है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ जो है की गई या कहाँ हुई? तो कुल्टी, याद किया, कुल्टी के पश्चिम बंगाल। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। जो कि लोहा इस्पात का उद्योग का हुआ, जिसे वर्णपुर कहते हैं। वर्णपुर जगह का नाम बताया गया है, याद रखिएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की थी? आरंभ की थी, शुरुआत की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने शुरू की थी, याद रखिए। इस चीज़ को देखिए, अंग्रेजी घुसपैठियों ने क्या किया था कि भारत के जो करेघे होते हैं, करेघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका था? तो कार्ल मार्क्स का था। मतलब चरखे को नष्ट कर दिया। करेघ एक होता है जो कि बनाया जाता है, ठीक है। तो ये घुसपैठियों ने, अंग्रेजी घुसपैठियों ने तोड़ डाला था। यह कथन किसका था? तो ये कार्ल मार्क्स का था। नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, जो कि आपको इस नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं बता दूं, भारत के गवर्नर जनरल, उनकी नीति ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज काल के दौरान जो प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और गवर्नर जनरल जो बने थे, ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, बता देता हूँ। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, नेतृत्व और वर्ष का प्रमुख बता देंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है आपके लिए ये वीडियो। क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि ये वीडियो जो है बंगाल के विस्तार से ही संबंधित है, जो कि आप देखे हैं। इसी में आपको जुड़ा हुआ ये टेबल है। इसमें बहुत सारे टेबल हैं, ऐसे हैं जो कि आपको याद करवा देगा। 100% आपको
जो है क्वेश्चन लड़ जाएगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं और एंजॉय के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं, फनी करते हैं, थोड़ा फन के साथ पढ़ते हैं। तो कैसे? तो चलिए, तो भारत में गवर्नर जनरल, उनकी नीतियां एवं वर्ष आगे सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एक तरफ गवर्नर जनरल होंगे, नीति होंगे और वर्ष होंगे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि नहीं, आप खुद जानते हैं। तो चलिए इस नीति को जानते हैं। तो वारेन हेस्टिंग की बात करें, वारेन हेस्टिंग की अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग की अगर बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग का नीति था बंगाल में द्वैत शासन का अंत करना। तो द्वैत शासन का अंत करना किसका है? तो वारेन हेस्टिंग का नीति है। और ये कब आया था? तो 1772 ईस्वी में। तो आप मान लीजिए वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है तो द्वैत शासन का अंत करने के लिए आप क्या करेंगे? 1772 में जन्म लेंगे। फनी थोड़ा सा जोक किया मैंने। तो वारेन हेस्टिंग का नीति अगर पूछिएगा तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत करिएगा। कब करिएगा? तो 1772 ईस्वी में करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नवालिस की बात करते हैं तो कर्नवालिस भी एक नीति लाया था, उसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लाया तो इसका डेट भी तो आपसे पूछेगा। तो डेट को याद रखिएगा, 1793, 1793 याद रखेंगे। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया, जो कि 1793 में लाया। बस इतना याद रखिएगा, सिर्फ सुनिए, देखिए याद हो जाएगा 100%। लॉर्ड बेलीजली की बात करते हैं। लॉर्ड बेलीजली ने एक सहायक संधि लाया, बहुत अच्छा था, सहायक संधि लाया, जिसमें 1798 में ये लाया था। तो 1798 मतलब 1798 में लाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड बेलीजली क्या लाया था, तो सहायक संधि लाया था। कब लाया था? तो 1798 में लाया था, मतलब 1798 में लाया था। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है अग्रगामी नीति लाया था। अग्रगामी, एक तरह से अग्रगामी जो अफगानिस्तान पे लड़ा था, ऑकलैंड याद रखिएगा, इसी का नीति था, इसी नीति से लड़ा था। अग्रगामी नीति था जो कि 1842 में लाया था। कब लाया था? तो 1842 में लाया था, 1842 में लाया था। तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे डलहौजी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्यूमेंट्री ऑफ लैप्स, जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, जो कि ये लाया था। कब लाया था? तो 1848 से लेके 56 के बीच लाया था, याद रखिएगा, मतलब 1848 से 56 याद रखिएगा। ऐसे 56 मेन डेट है रहता है, याद रखेंगे। अगर एक ऑप्शन देगा तो 56 देगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि राज्य हड़प नीति कब से कब तक चलाया था, तो याद रखिएगा 1848 से लेके 1856 तक चलाया था। किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। अगर सर जॉन लॉरेंस की अगर बात करें, वन लाइनर में ये सब पढ़ा चुके हैं ना, आप देखे होंगे। तो जो सर जॉन लॉरेंस है वो लाया था महानिष्क्रियता। महानिष्क्रियता लाया था, जो कि 1864 से 1859 तक चला था, 69 तक चला था। 69 बोलते हैं 69 को। तो याद रखिए 1864 से लेके 69 तक चलाया था सर जॉन लॉरेंस ने एक नीति, जो कि महानिष्क्रियता कहते हैं। लॉर्ड रिपेन का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन, इसी का नीति को हम लोग आगे चल के ग्राम पंचायत बनाते हैं, स्थानीय स्वशासन से ही कहते हैं। तो यह स्थानीय स्वशासन लाने का काम लॉर्ड रिपेन का था, जो कि 1882 में लाया था, 1882 में लाया था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन को भूल नहीं सकते, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन लाया था, बंगाल विभाजन करने की सोच लिया था, जो कि 1905 में ये सोचा था, मतलब बंगाल विभाजन लाने वाला नीति जो अपनाया था, बंगाल विभाजन करो तभी तो शासन करने में और मजा आएगा। तो ये नीति जो अपनाया था वो लॉर्ड कर्जन अपनाया था, जो कि 1905 में अपनाया था। अब इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्या क्या आने का संभावना है? देखिए वारेन हेस्टिंग आप खुद जानते हैं, ये द्वैत शासन का अंत करना था। यहाँ पे याद रखिए द्वैत शासन अंत करना है, लाना नहीं है, अंत करना है। तो वारेन हेस्टिंग का नाम आएगा, जो कि 1772, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं, अस्थाई बंदोबस्त लाया था, जो कि 1793 में, ये सिर्फ सुन लीजिए। लॉर्ड बेलीजली इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें सहायक संधि लाया था, क्योंकि ये 1798 में लाया था, तो सहायक संधि में इंपॉर्टेंट है। इस नीति को आप पढ़ सकते हैं, जो ऑकलैंड वाला। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हड़प नीति जो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सवाल बना है। तो 1848 से लेकर 56 की बात करता है। अगर बात करते हैं सर जॉन लॉरेंस की, तो महान निष्क्रियता की बात करेंगे, जो कि 1864 से जो है 69 तक है,
ठीक है, मतलब 69 तक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये और ये लॉर्डर रिपेन और लॉर्डर कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1882 और बंगाल विभाजन 1905, जो कि लॉर्डर कर्जन। तो 1905 सब जानते हैं बंगाल विभाजन, लेकिन लॉर्डर कर्जन लाया था, ये किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए अब याद कर लीजिए। देखिए इस नीति को थोड़ा पढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है अंग्रेज से, तो ये है अंग्रेजी काल के दौरान प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और उनके गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये दो हैं, याद रखिएगा, जिसमें कानून और अधिनियम है, एक तरफ वर्ष है और गवर्नर जनरल हैं। तो अगर बात करें तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था 1773 में हुआ था, जो कि वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल है। डायरेक्ट पूछेगा गवर्नर जनरल, तो पूछ देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके समय में आया था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। कब आया था, तो 1773 में आया था। ठीक है, बस सुनिए, फनी की तरह थोड़े से याद हो जाएंगे। अब जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि वारेन हेस्टिंग लाया था, तो एक और एक्ट लाया था वारेन हेस्टिंग, उसका नाम था पिट इंडिया एक्ट्स, जो कि 1784 में लाया था, 1784 में लाया था, जो कि वारेन हेस्टिंग का ही नाम आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मिंटो लाया था। मिंटो प्रथम ने क्या लाया था कि चार्ट एक्ट लाया था। क्या लाया था, चार्ट एक्ट लाया था, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1813 में आया था, और ये लॉर्डर मिंटो प्रथम ने लाया था। तो लॉर्डर मिंटो प्रथम ने क्या लाया था, तो 1813 में चार्ट एक्ट लाया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे सती प्रथा निषेध कानून कौन लाया था, तो 1829 में आया था, और ये विलियम वेंटिंग का नाम आता है। तो सती प्रथा निषेध मतलब सती प्रथा को समाप्त करने का काम कौन किया, कौन गवर्नर जनरल था, तो विलियम वेंटिंग ने काम किया था। और कब किया, तो 1829 में किया था। अगर आपसे पूछे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर बात करते हैं, तो ये 1856 में आया था, और उस समय लॉर्डर कैनिंग था। 1856 याद रखिएगा, लॉर्डर कैनिंग था उस समय, जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, तो 1858 में आया था, जो कि 1858 बोला जाता है, जो कि लॉर्डर कैनिंग लाया था। लॉर्डर कैनिंग एक और लाया था, जो कि 1861 में था, और इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्डर कैनिंग है वो 3 लाए थे। कौन कौन लाया था, तो आगे तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, जो कि 1856 में लाया था लॉर्डर कैनिंग। ठीक है, और दूसरा लाया था एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, जो कि 1858 में लाया था, लॉर्डर कैनिंग ही लाया था। अब 1861 में क्या लाया था, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था, जो कि 1861 में लाया था, लॉर्डर कैनिंग का ही नाम आता है, गवर्नर जनरल उस समय था जब आया था। अगर आपसे पूछे सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, तो 1891 मतलब 1891 में आया था, और उस समय अगर गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्डर लिस्टडाउन था, याद रखिएगा, लॉर्डर लिस्टडाउन का नाम आता है। एक बार और लॉर्डर लिस्टडाउन कौन सा नीति लाया था, तो ये एक्ट जो लाया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था, जो कि लॉर्डर कैनिंग का ही एक्ट है, जो कि 1861 में था। उसी एक्ट को फिर लाया था लॉर्डर लेस्डाउन, जो कि आपको 1892 में लाया था, 1892 में लाया था। तो 2 लाए थे लेस्डाउन, 1891, 1892। तो 1891 में क्या लाया था, सम्मति आयु अधिनियम, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंडियन काउंसिलिंग का मतलब है पता है, चुनाव प्रणाली आरंभ, याद रखिएगा, ऊपर भी जो लाया था कैनिंग वो भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर आपसे पूछे मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जब इसको पढ़ा देंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट की अगर बात करें तो 1909 ईस्वी में आया था, जो कि लॉर्डर मिंटो ड्यूटी लाया था। कौन लाया था, लॉर्डर मिंटो ड्यूटी लाया था। अगर आपसे पूछे कि मार्लो मिंटो सुधार एक्ट जो है 1909 में कब आया था, तो लॉर्डर मिंटो ड्यूटी द्वारा लाया गया था, ये डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए मार्लो मिंटो तो आप जानेंगे कि 1909 में आया था, और मिंटो ड्यूटी ने लाया था।
लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था 1919 में, लेकिन आया था, और इसका चेम्सफोर्ड खुद जो है उस समय गवर्नर जनरल था। साइमन कमीशन आयोग एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 1927 में आया था, और किसके समय में आया था, तो लॉर्ड इरविन के समय में आया था। याद रखिए, भारत 28 में आया है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि कंफ्यूज कर जाइएगा, बोलिएगा सर आप गलत बता दिए। गलत नहीं बताया हूँ। साइमन कमीशन आयोग आया था 1927 में, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, जो कि 28 में एंट्री लिया था इंडिया में, इसलिए तो भगाने की बात हो रही थी, है ना, बाद में। शारदा कानून बोलते हैं इसे, जो कि 1930 में आया था, जो कि लॉर्ड इरविन के समय आया था। तो दो इंपॉर्टेंट आए थे इरविन समझौता। ठीक है, बता सकते हैं कौन कौन, बताइए जल्दी जल्दी। बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, छत की बूंद जो गिरता है ना, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बाहरी आवाज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शारदा कानून अगर बात करें तो 1930 में आया था, जो कि लॉर्ड इरविन लाया था। एक और लाया था 1927 में, जिसके इसी के समय आया था साइमन कमीशन आयोग। याद हो गया। अगर आज से पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर पूछे किसके समय में आया था, तो ये आगे तो किस वर्ष आया था, तो 1935 में आया था। किसके समय आया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के तहत, वेलिंगटन के समय आया था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था। तो अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में आया था, लॉर्ड विलियम गंट के द्वारा आया था। विलियम गंट बोलते हैं इसे। अगर आपसे पूछते अगस्त घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त घोषणा 1940 में आया था, लॉर्ड लिथगो के नाम समय आया था। तो लिथगो के समय क्या आया था, तो अगस्त घोषणा आया था, जो कि 1940 में आया था। तो ये इसमें डायरेक्ट पूछता है कि अगस्त घोषणा कब आई थी, तो 1940 में आया था। याद रखिए किसके समय में आया था, कौन से गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा लिथगो, याद रखिएगा, लॉर्ड लिथगो। एक और आया था लॉर्ड लिथगो के समय, क्या आया था, तो क्रिप्स मिशन। देखिए, अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन दो आया था, जिसमें अगस्त घोषणा 40 में और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था 1942 में, जो कि ये किसके समय में आया था, लिथगो। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बेवेल योजना की अगर बात करें तो बेवेल योजना जो है बेवेल के समय आया था, जो कि 1945 में आया था। लॉर्ड बेवेल खुद गवर्नर जनरल था, मैंने बोला ही। अगर कैबिनेट मिशन योजना की बात करेंगे तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और ये लॉर्ड बेवेल के समय आया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में आया था, ये हमारा लॉर्ड माउंटबेटन ही उस समय गवर्नर जनरल था, और ये अंतिम एक तरह से माना जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे इसमें इंपॉर्टेंट कौन पूछे, तो सबसे पहले तो आगे मैं बता देता हूँ नीचे से ही। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहे तो ये इंपॉर्टेंट है, 1947 में आया था, लॉर्ड माउंटबेटन ही को लाया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946, ये पूछता है किसके समय आया था, ये जरूर पूछेगा, क्योंकि देखिए कैबिनेट मिशन योजना सबको याद है कि 1946 में, लेकिन ये याद नहीं है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय, तो बेवेल के समय ही बेवेल योजना भी आया था। तो ये सबको याद है, लेकिन डेट इसको याद नहीं रहता है, 1945 में, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्रिप्स मिशन, अगस्त घोषणा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लिथगो लाया था, और इसको किसी को याद जल्दी नहीं रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि याद कर लीजिए। तो अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन याद रखिएगा, लिथगो लाया था, लेकिन डेट दोनों का अलग है। एक समय 140 आया था अगस्त घोषणा, और 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइमन आयोग की बात करें तो इरविन के समय आया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1927 में लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट चेम्सफोर्ड की अगर बात करें तो 1919 अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेम्सफोर्ड के समय आया था। तो चेम्सफोर्ड तो सबको याद रहता है, लेकिन डेट इसका याद नहीं रहता, तो याद रखिएगा 1919 याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि मार्लो मिंटो सुधार एक्ट कब आया, तो 1909 में आया था, और मिंटो द्वितीय के समय आया था। बस मिंटो खाली मत लीजिए, मिंटो द्वितीय लिखिएगा, क्योंकि मिंटो प्रथम भी है, जो कि कुछ नहीं लाया था। मिंटो प्रथम का नाम नहीं आता, मिंटो द्वितीय का नाम आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भी सवाल देख लीजिए, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये पूछता 1856 में कैनिंग लाया था। ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट तो लाया था।
ठीक है, आगे चलते हैं। सती प्रथा निषेध कानून की बात करें, समाप्ति की बात करें, 1829 में आया था, विलियम बेंटिंग का नाम आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा, डेट पूछता है इसका, ठीक है, तो 1773। अगर गवर्नर पूछ दिया तो बता दीजिएगा। पीटर्स इंडिया एक्ट भी पूछेगा, वारेन हेस्टिंग लाया था, लेकिन 1784 डेट हमेशा पूछता है। चार्टर एक्ट तो एकदम पूछेगा, क्योंकि 1813 में मिंटो प्रथम लाया था। देखिए सॉरी, मिंटो प्रथम का मैंने गायब कर दिया था ना, मिंटो प्रथम शुरू में ही है। तो चार्ट एक्ट कौन लाया था? मिंटो प्रथम। और मार्लो मिंटो को लाया था, तो याद रखिए मार्लो मिंटो द्वितीय जो है, मार्लो मिंटो सुधार लाया था, याद रखिए द्वितीय। क्लियर हो गए? तो अब दिक्कत नहीं ना होगा, अब तो याद हो गया होगा, है ना। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, नेतृत्व, वर्ष एवं प्रमुख क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे पढ़ते हैं, चलिए अब देखिए इसमें विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह का उतारते हैं। और सन्यासी विद्रोह को अगर दिमाग में छाप लीजिए तो विद्रोह में जो नेतृत्व करने वाले हैं केना सरकार, द्विज नारायण केना सरकार नाम है नेतृत्वकर्ता का, याद रखिएगा, मतलब भूमिका निभा रहे थे। अगर पूछे वर्ष पूछे तो 1770 से 1820, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो 1770 से 1820 की बात करते हैं, याद रखिएगा। अगर स्टेट वाले भी अगर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। स्टेट वाले भी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिनका सब्जेक्ट अगर मान लीजिए पॉलिटिकल है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मैं वादा कर सकता हूँ। और 100% पास करवाएगा, ये जान लीजिए। तो हम तो टीचिंग लाइन हो या किसी भी क्षेत्र का, अगर ये सब्जेक्ट अगर पूरा पढ़ के जाता है आदमी, तो 100% चैलेंज ठोक के बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा कर ट्राई कर लिया है मैंने, और दिया भी है। चलिएगा, इसमें हम कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि मैंने ये प्रूफ किया है, तभी ये वीडियो ऑनलाइन लाया हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा, ये मत समझिएगा सर थोड़ा ईगो में बोल रहे हैं, ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बुक पे मुझे नाज है, इस बुक पे। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो कौन थे? द्विज नारायण केन्या सरकार था, जो कि आप याद रखिएगा वर्ष 1770 से लेके याद रखिएगा 1820 में जो है क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। और कहाँ कहाँ हुआ था, प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो बंगाल और बिहार में ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह के अगर पूछा जाए तो केन्या सरकार बता दीजिएगा। और वर्ष अगर पूछे तो 1770 से लेके 1820 में 17 से लेके 80 तक था, याद रखिएगा, जो कि बंगाल और बिहार क्षेत्र में ये फेमस था। चुआर विद्रोह की बात करें तो चुआर जैसा विद्रोह है तो दुर्जन सिंह नाम ही था। तो अगर पूछे चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, तो दुर्जन सिंह थे। दुर्जन सिंह थे, तो उनका डेट अगर बताइए कि कब लड़ रहे थे भाई दुर्जन सिंह, तो 1766 से लेकर 1872 में लड़ रहे थे। और लड़ रहे थे तो किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, मतलब किस क्षेत्र में लड़ रहे थे? तो मिदानपुर और बांकुड़ा और मिदानपुर की अगर बात करें तो उस क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह थे। उस विद्रोह का नाम रखे थे चुआर विद्रोह रखा गया था। और क्यों रखा गया था आप जानते ही हैं, डेट बताइए। तो 1766 से लेकर 1872 तक ये जो है विद्रोह चला था। अब चलते हैं पाइक विद्रोह, एकदम VVI क्वेश्चन है, लिख लीजिए। तो पाइक विद्रोह की बात करें तो याद रखिएगा बख्शी जगबंधु जी थे। तो पाइक विद्रोह का अगर पूछा जाए नेतृत्वकर्ता कौन है, मतलब इसकी भूमिका निभाने वाले जो मेन नेता कौन हैं, तो याद रखिएगा बख्शी जगबंधु जी हैं, जो कि 1817 में ये विद्रोह हुआ था और उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। तो पाइक विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र में कब हुआ? 1817 में। कौन किया? तो जगबंधु जी। बस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे बघेरा विद्रोह, तो बघेरा विद्रोह हुआ था तो बघेरा सरदार इसके नेतृत्वकर्ता थे। अगर पूछे डेट तो 1818 से लेके 20 के बीच बताइएगा। और कौन सा क्षेत्र था? ओखा मंडल था। तो सवाल कैसे बनेगा? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ओखा मंडल में। कब हुआ था? तो 1818 से लेकर 1820 के बीच हुआ था। और इसके मेन लीडर कौन था? तो बघेरा सरदार था, बघेरा सरदार नाम ही है। कच्छ विद्रोह की बात करें
तो कच्छ विद्रोह राजा भरमल थे। कच्छ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे, राजा भरमल थे। और डेट अगर पूछे तो 1819 से 31 बताइएगा। और कहाँ हुआ था, तो कच्छ में हुआ था। तो सवाल कैसे बनेगा, कच्छ विद्रोह कहाँ हुआ था, कच्छ में हुआ था। कब हुआ था, तो 1819 से 1831 में हुआ था। और कौन इसके मेन लीडर था, नेता था, तो राजा भरमल थे। क्लियर, सुनाई समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ दे रामोशी विद्रोह, तो रामेशी विद्रोह का नेता कौन है, चितर सिंह है। चितर सिंह नाम ही है, चितर सिंह। और कब इसका डेट है, तो 1822 से 29 के बीच ये लड़ा गया था। और कहाँ लड़ा गया था, सतारा में। तो आपसे पूछेगा रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था, कौन से क्षेत्र में, तो सतारा क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो 1822 से लेकर 29 के बीच हुआ था। इसके लीडर नेता कौन है, चितर सिंह था। क्लियर। अगर भील विद्रोह प्रथम की बात करें, पहला विद्रोह तो बाद में, भील विद्रोह प्रथम आगे याद रखेंगे, फिर द्वितीय याद रखेंगे। तो भील विद्रोह प्रथम की बात करें तो इसके लीडर हैं चिन्नावा, चिन्नावा जी। कौन है, चिन्नावा जी नेता हैं, मतलब नेतृत्व करता है। और ये कब हुआ था, तो 1824 में। और किस क्षेत्र में, तो खानदेश में। तो अगर आपसे पूछे कि भील विद्रोह प्रथम जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो खानदेश में हुआ था। कब हुआ था, तो 1824 में। और इसके नेता कौन हैं, तो चिन्नावा हैं, याद रखिएगा। है ना, याद हो रहा है कि नहीं बताइएगा। सुनने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करेंगे प्लीज़, क्योंकि हौसला मिलता है मुझे और भी मेहनत करने में मज़ा आता है। पागलपंथी विद्रोह की अगर बात करें, तो पागलपंथी अगर विद्रोह की हम बात करते हैं तो बताइएगा पागलपंथी विद्रोह का है टीपू गारो। टीपू मतलब ब्रैकेट में गारो भी नाम है इनका। नेतृत्वकर्ता जो है टीपू जी हैं। और इसका डेट अगर पूछे तो 1813 से 33 बता दीजिएगा। और क्षेत्र बताएगा असम। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, सबसे पहले ये सवाल बनता है, तो असम में हुआ था। कब हुआ था पागलपंथी विद्रोह, तो 1813 से 33 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे पागलपंथी विद्रोह का, तो टीपू, जिसका दूसरा नाम गारो भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे भील विद्रोह द्वितीय, तो भील विद्रोह देखिए यहाँ पे पहला तो आप देख ही रहे हैं। और दूसरा अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, सेवरम जी इसके नेता थे। और 1825 में हुआ था। और ये महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित किया था, मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में ये हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि भील विद्रोह द्वितीय जो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, 1825 में हुआ था। इसके नेता कौन, सेवरम, किसके, भील विद्रोह द्वितीय के। भील विद्रोह 1 पूछेगा तो क्या बताइएगा, खानदेश को, खानदेश क्षेत्र में हुआ था। 1824 में हुआ था। और चिन्नावा इसका नेता था। 1 साल का अंतर है ना। अगर आपसे पूछे अहोम विद्रोह, एकदम डायरेक्ट पूछेगा आपसे, अहोम विद्रोह बताइए इसके नेता कौन है, तो गोमधर कुंवर हैं। और इसके डेट अगर पूछे तो 1824 से 30 बता दीजिएगा। और अहोम विद्रोह की अगर बात करें तो असम जो है बता दीजिएगा। तो याद रखेंगे, जैसे पागलपंथी आप यहाँ पे देख रहे हैं, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था असम क्षेत्र में हुआ था 1813 से 33 में। और टीपू इसके नेता थे। उसी तरह अहोम विद्रोह भी असम क्षेत्र में हुआ था। और 1828 से लेकर 30 के उस समय हुआ था। और इसके अगर नेता पूछे अहोम विद्रोह का, तो गोमधर कुंवर थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे वर्षाला विद्रोह, तो वर्षाला विद्रोह की अगर बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो टीटू मीर थे, जो कि 1831 में हुआ था। और बंगाल क्षेत्र में हुआ था। बंगाल क्षेत्र इसका टारगेट था। तो वर्षाला विद्रोह अगर पूछे कहाँ से शुरू हुआ, तो बंगाल से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1831 में। इसके नेता कौन, टीटू मीर थे। बस इतना पूछता है। एकदम VVI क्वेश्चन देखिए, या आ गया कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के अगर नेता पूछे तो बिंदा राय मालिनी हैं, याद रखिएगा, बिंदा राय मालिनी, जो कि 1831 से 32 की बात करता है। और छोटा नागपुर क्षेत्र की बात करता है। तो कोल विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कब हुआ, तो 1831 से 32 में हुआ। और इसके लीडर कौन है, तो मालिनी जी हैं। कौन मालिनी जी है, तो बिंदा राय मालिनी जी हैं। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में है, 1831 से 32 में हुआ था। और ये बिंदा राय मालिनी इसके विद्रोह का नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। खासी विद्रोह की अगर बात करें तो खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो तीरथ सिंह हैं, जो कि 1829 से 32 में ये विद्रोह चला था। जो कि किस क्षेत्र में, तो जमंतिया गारो क्षेत्र में, मतलब मेघालय क्षेत्र की बात करता है। जमंतिया गारो खासी कहाँ है, मेघालय क्षेत्र में है ना। तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो जमंतिया गारो क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो 1829 से लेकर 32 के बीच हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता मतलब नेता कौन थे, लीडर कौन थे, तो तीरथ सिंह थे। ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को पढ़ लीजिए, फैराजी विद्रोह। देखिए फैराजी विद्रोह जो है, ये सब जो अपवाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो SSC टारगेट करता है, अगर SSC वाले के लिए है तो
बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फराजी विद्रोह की बात करें या बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फराजी विद्रोह की अगर बात करें हम लोग, तो फराजी विद्रोह की अगर बात करें तो इसके जो नेतृत्व करता है दादू मियाँ जी हैं। दादू मियाँ जी हैं। जो फराजी विद्रोह होता है समय अगर पूछेगा 1838 से 48 बताइएगा, और ये बंगाल क्षेत्र के फरीदापुर में बताइएगा। तो याद रखेंगे क्षेत्र अगर पूछ दे कि फराजी विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो बंगाल के फरीदापुर में हुआ था। और डेट अगर पूछ दे तो 1838 से 48 बता दीजिएगा, याद रखेंगे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है फराजी विद्रोह का, तो दादू मियाँ जी हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बनता है कुका विद्रोह भी दो हुआ था, जैसे भील विद्रोह प्रथम और भील विद्रोह द्वितीय हुआ था, उसी तरह कुका विद्रोह प्रथम और कुका विद्रोह द्वितीय हुआ था। तो आगे देख लेते हैं कुका विद्रोह, दोनों को देख लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो कुका विद्रोह के अगर नेता की बात करें ना, नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे, जो कि 1840 से 41 के बीच में हुआ था कुका विद्रोह प्रथम, जो कि पंजाब क्षेत्र में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि कुका विद्रोह प्रथम जो हुआ था कुका विद्रोह जो प्रथम हुआ था कौन से क्षेत्र में हुआ था, पंजाब में हुआ था। कब हुआ था कुका विद्रोह प्रथम, तो 1840 से 41 में हुआ था। और बताइए इसका नेतृत्वकर्ता कौन है कुका विद्रोह प्रथम का, तो भगत जवाहर मल थे। और इसी तरह द्वितीय का देखिए, द्वितीय का अगर पूछे नेतृत्वकर्ता तो राम सिंह कुका हैं, जो कि 1872 में हुआ था, और ये भी पंजाब क्षेत्र में ही हुआ था। तो अगर पूछे कुका विद्रोह द्वितीय जो कहाँ हुआ था, पंजाब क्षेत्र में ही हुआ था। कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कुका विद्रोह द्वितीय के कौन है, तो राम सिंह कुका हैं, याद रखिएगा। अरे मेन तो इंपॉर्टेंट भूल गया, संथाल विद्रोह। चलिए, संथाल विद्रोह की बात करें तो सिद्धू और कानू हैं, ये हम बहुत बार जानते हैं। तो नाम तो हम जानते हैं नेतृत्वकर्ता का कि संथाल विद्रोह का सिद्धू और कानू है, लेकिन डेट हम बहुत बार पूछा है। 1855 में स्टेट में खुद पूछा था, स्टेट का अगर जो एग्जाम दिए होंगे तो पूछा था कि 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ, तो याद किया संथाल विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन है, सिद्धू और कानू था। किस क्षेत्र में हुआ था, तो राजमहल मतलब झारखंड क्षेत्र में हुआ था। बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ दे नील विद्रोह की बात करें तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट का क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था, दिगंबर विश्वास जो है किस क्षेत्र के मतलब कौन से नेतृत्व किए थे, कौन सा विद्रोह नेतृत्व किए थे, तो नील विद्रोह किए थे। और कब किए थे, डेट पूछेगा नील विद्रोह का, तो 1859 से 60 बताइएगा। और कौन सा क्षेत्र को ये हुआ था नील विद्रोह, तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नील विद्रोह क्लियर हो गया। कुक्का विद्रोह चलते हैं, कुक्का विद्रोह द्वितीय, तो जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पवन विद्रोह, पावना विद्रोह, पवन विद्रोह नहीं, पावना विद्रोह है। पावना विद्रोह का अगर पूछे आपसे कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ईश्वर चंद्र राय का नाम आता है। और डेट अगर पूछते पावना विद्रोह का, तो 1873 से 76 बता दीजिएगा, क्योंकि 1873 से लेकर 76 की बात करता है, और उस समय जो है पावना क्षेत्र में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे पावना विद्रोह जो है पावना क्षेत्र में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था, तो 1873 से 76 का डेट है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसके मेन लीडर कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है पावना विद्रोह के, तो ईश्वर चंद्र राय का नाम आता है। अगर आपसे चले कृषक विद्रोह की बात करें, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कृषक विद्रोह जो है, याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत हैं। तो वासुदेव बलवंत जो हैं कृषक विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और कब हुआ था ये कृषक विद्रोह, तो 1879 में हुआ था, मतलब 1879 में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, तो पुणे में हुआ था कृषक विद्रोह। क्लियर। और ये जो एक और नाम आता है फड़के, वासुदेव बलवंत फाड़के, नाम पूरा है लेकिन वासुदेव बलवंत ही देता है, तो याद रखिएगा, उसे हटा सकते हैं, ठीक है। मुंडा विद्रोह की अगर बात करें, तो मुंडा विद्रोह तो मत बोलिए, मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा मेन लीडर है। और याद रखिए, मुंडा विद्रोह जो किए थे उसका नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, लेकिन समय अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 1899 बताइएगा, 1899 बता दीजिएगा। और अगर पूछे क्षेत्र पूछ दे तो आप बताइएगा मुंडा विद्रोह हुआ था रांची क्षेत्र में, जो कि 1899 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे।
अब चंपारण नील आंदोलन कहिए या विद्रोह कहिए, जो कह सकते हैं, सत्याग्रह कह सकते हैं। तो चंपारण नील विद्रोह या नील आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी थे मेन लीडर, जो कि हमारे बिहार में हुआ था, आप जानते हैं। और कब हुआ था? तो 1917 में ये हुआ था। और चंपारण के जो है बिहार में चंपारण है उस क्षेत्र में हुआ था। तो क्लियर हो गए, ये तो ईजी था कि 1917 में क्या हुआ, तो चंपारण नील आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे और बिहार में ये क्षेत्र पड़ता है। खेगड़ा कृषक जो है, खेगड़ा कृषक विद्रोह की बात करें तो खेगड़ा कृषक विद्रोह में भी महात्मा गांधी मेन लीडर थे, मतलब नेतृत्व करता थे। और ये खेगड़ा जो कृषक विद्रोह हुआ था ये 1800 में हुआ था, 1918 में। और कहाँ हुआ था? खेगड़ा क्षेत्र में ही हुआ था। चलिए, इस क्षेत्र को भी नई धोबी बंद, नई धोबी बंद की बात करें तो बाबा रामचंद्र थे। तो नई धोबी बंद बाबा रामचंद्र जो थे 1919 में ये जो है हुआ था, वर्ष में जो है नई धोबी आंदोलन हुआ था, बंद जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्व करता थे, जो कि 1919 में किए थे। और क्षेत्र अगर पूछते तो प्रतापगढ़ में नई धोबी बंद हुआ था आंदोलन। ठीक है, क्लियर। अब पूछे अवध किसान, अवध किसान आंदोलन, यहाँ पे नीचे भी दिया रहता है, इसका टेंशन नहीं लीजिए। अवध किसान आंदोलन की बात करें तो बाबा रामचंद्र थे इसके भी। और 1920 में जो है बाबा अवध किसान आंदोलन हुआ था, जो कि नई धोबी बंद जो हुआ था 1919 में। अब प्रतापगढ़ में ही दोनों आंदोलन हुआ था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। मोपला कृषक विद्रोह, ये डायरेक्ट पूछता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला कृषक विद्रोह अगर पूछते हैं आपसे तो क्या बताएगा? अली मुलसियार जो है इसके नेतृत्व करता है। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। और कहाँ हुआ था? तो मोपला जो है केरल से संबंधित है। केरल के कौन से क्षेत्र में? तो मालवा क्षेत्र में हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, केरल क्षेत्र में हुआ था, 1921 में हुआ था। इसके लीडर कौन था? अली मुसीलियार, याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार की बात करें तो चटगांव शस्त्रागार की अगर बात करें तो सूरसेन इसके लीडर हैं, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि चटगांव जो शस्त्रास्त्र विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1930 में हुआ था और चटगांव में ही हुआ था, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे मणिपुर विद्रोह की बात करें तो मणिपुर विद्रोह के मेन लीडर नेतृत्वकर्ता रानी गैडिन ल्यू है। कौन है? रानी गैडिन ल्यू है, जो कि इसका डेट अगर पूछे तो 1930 में है और मणिपुर में है, याद रखिएगा। तो मणिपुर विद्रोह में रानी गैडिन ल्यू नाम है, ठीक है, जो कि ये विद्रोह हुआ था मणिपुर में, जो कि 1930 में हुआ था। तो मणिपुर विद्रोह मणिपुर में, ऐसे याद हो सकता है। गुरुवायूर आंदोलन, ठीक है, गुरुवायूर आंदोलन जो है सुब्रमण्यम तिरु यहाँ पे मिट गया, तिरुभद्दू है, ठीक है, सुब्रमण्यम तिरुभद्दू लिख दीजिएगा, तिरुभद्दू, ठीक है, जो कि 1931 से 32 के बीच ये विद्रोह हुआ था और केरल में हुआ था, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये सवाल पूछता है कि सतारा नागरिक एक विद्रोह हुआ था, जो कि इसके मेन लीडर कौन थे? तो वाई पी चौहान थे। और कब हुआ था? तो 1941 में ये हुआ था सतारा नागरिक विद्रोह, जो कि सतारा में ही पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे, और एक और नाम था इनका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे देखिए सतारा नागरिक विद्रोह के वाईपी चौहान तो है, वाईपी चौहान जी हैं, अच्युत पटवर्धन भी, दोनों मिलकर ये आंदोलन किए थे 1941 में और सतारा क्षेत्र में हुआ था। देखिए, अगर आपसे पूछे बलिया नागरिक विद्रोह तो चिंतू पाऊ हैं, जो कि 1942 में हुआ था ये विद्रोह और बलिया क्षेत्र में ही हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावना होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तेगवा कृषक आंदोलन अगर पूछे तो ये पूछेगा, तो याद रखिए कंपाराम एवं भवन सिंह और कंपार राम जो है मिलकर क्या किए थे? तेगवा कृषक का आंदोलन का नेतृत्व किए थे, 1946 में किए थे और बंगाल के क्षेत्र में किए थे, याद रखिएगा। एक आंदोलन हुआ था बेहरामपुर नागरिक विद्रोह हुआ था, जिसमें योगेश्वरी देवी फुकन थी। योगेश्वरी देवी फुकन जो थी बेहरामपुर नागरिक विद्रोह का नेतृत्व की थी, जो कि 1946 में हुआ था। बेहरामपुर कहाँ है? तो असम में, असम क्षेत्र में हुआ था ये आंदोलन। तो ये क्लियर हो गए। चलिए, ये थोड़ा सा आपको अपने देखना होगा, ये PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, ऐसे आपको अपने देखना होगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये करवा दूँ, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है, तो स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करते हुए चलेंगे। तो 3-3 पार्ट लेते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। आगे नहीं आएगा स्क्रीन पे,
है ना। थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज कीजिए। ब्रिटिश कालीन के प्रमुख समाचार पत्र जैसे संस्थापक, प्रकाशन संस्था और भाषा पूछेगा। जैसे बंगाल गजट की बात करते हैं तो बंगाल गजट जो आया था, ऐसे नहीं, इससे चलते हैं, ठीक है। बंगाल गजट की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे गंगाधर भट्टाचार्य थे, जो कि इसका डेट अगर पूछ दे तो 1816 बता दीजिएगा। और अगर आपसे ये पूछ दे कि इसका संस्था कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था, तो कलकत्ता में था। और ये किस भाषा में थी, तो अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बंगाल गजट जो है किसका था, तो गंगाधर भट्टाचार्य का था, जो कि 1816 में ये प्रकाशन में आया था। और ये कलकत्ता का इसका संस्थान है और अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका आया था, बंगाल गजट। समाचार दर्पण की बात करें तो मार्शल मैन ने लाया था। कौन लाया था? मार्शल मैन लाया था, जो कि 1818 में लाया था। कब आया था? 1818 में प्रकाशन हुआ था। और इसका भी मुख्यालय आपका कलकत्ता मिलेगा, संस्थान कलकत्ता मिलेगा, लेकिन ये बंगाली भाषा में लाया था। सोचिए ना, समाचार दर्पण जो मार्शल मैन लाया था वो बंगाली भाषा में लाया था। ये पूछता है। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी की अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, संवाद कौमुदी किनका है भाई, तो राजा राम मोहन राय का है। कब लाए थे राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी? तो 1821 में लाए थे। 1821 में जो संवाद कौमुदी लाए थे वो, इसका अगर संस्था पूछे तो कलकत्ता ही बताइएगा। और अगर किस भाषा में लाए थे संवाद कौमुदी, तो बंगाली भाषा में लाए थे, है कि नहीं? क्लियर। अगर बात करें उद्यान मार्तंड, उद्यान मार्तंड की बात करें तो इसका जो एक संस्था थी युगल किशोर लाए थे, याद रखिएगा। और युगल किशोर संस्थापक थे। और कब लाए थे, तो याद रखिएगा 1826 ईस्वी में लाए थे, ठीक है। समाचार पत्र था जो कि लाए थे युगल किशोर जी 1826 में। और ये किस क्षेत्र में इसका खुला था, मतलब संस्थान कहाँ था? कानपुर में था। और हिंदी का प्रथम ये था, हिंदी का प्रथम था, मतलब हिंदी में जो आया था समाचार पत्र प्रथम उद्यंत मार्तंड, इसलिए इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, एकदम इसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगदत्त, बंगदत्त, बंगदत्त की अगर बात करें तो बंगदत्त जो है द्वारिका नाथ और प्रसन्न टैगोर लाए थे, ठीक है। तो बंगदत्त अगर बात करें और प्रसन्न टैगोर दो लाए थे। क्या लाए थे? बंगदत्त लाए थे, समाचार पत्र लाए थे, द्वारिकानाथ और प्रसन्न टैगोर मिलके, ठीक है। ये संस्थापक थे, ठीक है। 1830 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि कलकत्ता इसका संस्थान है। और ये बंगाली भाषा में आया था, याद रखिएगा। जैसे ही टैगोर जी है तो बंगाली भाषा में लाए थे। सत्य प्रकाश की बात करें तो सत्य प्रकाश जो एक समाचार पत्र है वो लाने वाले थे करशन दास मूल जी, ठीक है। जो कि कब लाए थे, तो 1852 में लाए थे। जो कि कब संस्थान है, तो अहमदाबाद में है। और कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे हिंदू पैट्रियाट तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं गिरीश चंद्र घोष, सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। गिरीश चंद्र घोष हैं, जो कि 1853 में लाए थे, ये प्रकाशित हुआ था। और ये इसका संस्थान अगर पूछे कि जो हिंदू पैट्रियट का, तो याद रखिएगा कलकत्ता में। और इसका अंग्रेजी भाषा में आया था, याद रखिएगा। सत्य प्रकाश जो है, आप याद रखिएगा, सत्य प्रकाश गुजराती भाषा में आया था, ये भूलिएगा मत, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है। एक और पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट, सोम प्रकाश किसका है, तो सोम प्रकाश जो पत्रिका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, विद्यासागर का है। और ये याद रखिएगा, ये है 1859 में आया था, मतलब 1859 में आया था। और इसका अगर संस्थान पूछे तो कलकत्ता बता दीजिएगा। और कौन सी भाषा में है, तो बंगाली भाषा में है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि इंडियन मिरर कौन लाया था पत्रिका, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष लाए थे, याद रखिएगा। जो कि 1861 में लाए थे। और ये कलकत्ता इसका संस्थान है, अंग्रेजी भाषा में लाए थे। सोम प्रकाश बंगाली भाषा में था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अपने अपने मन से थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये सब खाली पढ़ लेते हैं। इंदु प्रकाश अगर बात करें, इंदु प्रकाश अगर बात करें तो ये रानाडे जी लाए थे, जो कि 1862 में लाए थे, जो कि मुंबई इसका संस्थान है और मराठी भाषा में आया था। तो इंदु प्रकाश पूछेगा, क्योंकि इंदु प्रकाश जो है मराठी भाषा में, अभी तक में मराठी भाषा में आया था, याद रखिएगा। और अमृत बाजार पत्रिका पूछेगा, क्योंकि मोतीलाल घोष और शशीर घोष लाए थे, जो कि 1868 में, मतलब 1868 में लाए थे, जो कि कलकत्ता इसका संस्थान है, बंगाली भाषा में लाए थे, याद रखिएगा।
ठीक है। मद्रास मेल की अगर बात करें तो मद्रास मेल का अगर देखें तो चार्ल्स लॉन्स और हेनरी कॉर्नवालिस लाए थे, जो कि 1868 में ही लाए थे, जो कि मद्रास में लाए थे और ये अंग्रेजी भाषा में लाए थे। क्लियर। देखिएगा, बंग दर्शन की अगर बात करें, बंग दर्शन की बात करें तो बंकी चंद्र चटर्जी जी हैं बंग दर्शन, ठीक है। और इसकी 1873 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, बंगाली में हुआ था। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाए। जैसे हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट वंदे मातरम हरदयाल और श्यामा जी कृष्णा जी लाए थे, जो कि 1909 में लाए थे और पेरिस में लाए थे और अंग्रेजी में लाए थे। अगर आपसे पूछेगा गदर की बात, लाला हरदयाल लाए थे 1913 में लाए थे और सैन फ्रांसिस्को में लाए थे। स्थान अगर पूछे अंग्रेजी में लाए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी और हरिजन महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो हरिजन लाए थे 1933 में लाए थे, और अगर ये पूछे तो 1919 में नवजीवन और यंग इंडिया लाए थे 1919 में, ठीक है। और ये अहमदाबाद में लाए थे दोनों, नवजीवन यंग इंडिया याद रखिएगा, और जो कि गुजराती और हिंदी में लाए थे ये नवजीवन, और यंग इंडिया भाषा जो है अंग्रेजी में लाए थे, और ये जो हरिजन जो लाए थे ये पुणे में लाए थे और ये हिंदी भाषा में लाए थे। बस खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन जो इनका है ये देख लीजिए, महात्मा गांधी का है, जो कि 1903 में लाए थे और दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजी में लाए थे, दक्षिण अफ्रीका में लाए थे इंडियन ओपिनियन। वंदे मातरम तो आप देख ही लिए, गदर पार्टी आप देख ही ले। तो ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कौन सा भाई? तो मेरठ मराठा याद रखिएगा। और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक जो हैं लाए थे, जो कि 1881 में लाए थे और जो कि मुंबई स्थान है, और मराठी भाषा में लाए थे केसरी। और याद रखिएगा, ये मराठा जो है अगर कर ने लाए थे और 1881 में लाए थे और मुंबई लाए थे और अंग्रेजी में लाए थे। याद रखिए, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठा में। सोचिए, जो बाल गंगाधर तिलक लाए थे। क्लियर। अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बंगाली अगर पत्रिका बोले तो यहाँ मिल गया, सॉरी, बंगाली पत्रिका लाए तो SN बनर्जी जी हैं, जो कि 1879 में लाए थे और कलकत्ता में अंग्रेजी में लाए थे। बात खत्म। तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आप चाहते हैं कि इसका स्पेशल वीडियो ला दें तो हम ला देंगे स्पेशली। तो चलिए, बाय बाय, टाटा।